हेलो एवरीवन, आज के सेशन में हम करने वाले हैं आपके एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन नंबर 8 और 9। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 7 तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। सबके लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप एक बार देख लो। अगर आपको कुछ भी है जो नहीं समझ में आता है तो हम डिस्कस कर लेंगे, आप मुझे बता देना। साथ में आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक और मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, जहाँ पे मैं बहुत सारे थ्योरी के वीडियोस देती रहती हूँ और आपकी जो बाकी क्वेरीज होती है, क्योंकि हर एक स्टूडेंट की क्वेरीज की काफ़ी सारी क्वेरीज रहती हैं, उन पे यहाँ पे वीडियो बनाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो मैं वहाँ आपकी क्वेरीज को सॉल्व कर देती हूँ। तो अगर आपको भी कुछ है जो आपको नोट्स चाहिए या फिर आपको कोई प्रॉब्लम है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आप वहाँ पे मुझे बता सकते हो, हम डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन अगेन हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो जो भी आपको ठीक लगे आप उस लैंग्वेज में देख लेना। क्वेश्चन में दिया गया है, पारस और प्रिया की पुस्तकों में निम्न गैर अभिलेखित परिसंपत्तियों और दायित्वों का आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि का अभिलेखन करें। मतलब आपको जर्नल एंट्रीज बनानी है। यहाँ पे अब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, पहला मैं पढ़ती हूँ। देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म विच हैड बीन written off completely in the books. This was sold for ₹3000। मतलब एक पुराना फर्नीचर था जो कि आप अपनी बुक्स में रिटर्न ऑफ कर चुके थे। ये फर्नीचर 3000 रुपए में सेल कर दिया है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पढ़ते हैं। आशीष एन ओल्ड कस्टमर whose account for ₹1000 was written off as bad debt in the previous year paid 60% of the amount। मतलब आपका एक आशीष जो कि आपका एक पुराना कस्टमर था, एक पुराना ग्राहक था, जिसका खाता कितने का था, 1000 रुपए का। लेकिन लास्ट ईयर आपको लगा कि वो बैड डेट्स है, इस वजह से आपने उसकी बुक्स को क्लोज कर दिया बैड डेट्स के नाम से। बट अब क्या हुआ है, अच्छा ओके, हिंदी में ये 6% है और इंग्लिश में 60%। एक्चुअली ये 60% ही होगा, 6% तो नहीं है, क्योंकि मतलब 6% थोड़ा सा नहीं सही बैठ रहा है, बट कोई बात नहीं, हम इसको 60% के हिसाब से करेंगे। और अगर मतलब आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना है, बाकी 6% हो या 60% तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, उसने क्या किया, अब जाके उसने 60% जो उसका 1000 रुपीज था उसका 60% का भुगतान उसने कर दिया है। उसके बाद में नंबर 3 दे रहा है, पारस एग्रीड टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ फर्म एट अ वैल्यूएशन ऑफ ₹30,000। मतलब पारस फर्म की ख्याति को लेता है जिसका लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता, जिसे 3000 रुपए पर मूल्यांकित किया गया। अच्छा, यहाँ पे हिंदी में इसका अमाउंट 3000 रुपए दिया गया है और इंग्लिश में 30,000 दिया गया है। ओके यार, ये देखना पड़ेगा क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में काफी फर्क है, तो अमाउंट का फर्क है। हम अमाउंट किसी भी एक का लेके चल लेंगे, इंग्लिश वाले का ले लेंगे, क्योंकि देखो अमाउंट तो इधर उधर होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको मेन है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। फिर अमाउंट तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में अगर इंग्लिश का हम 30,000 ले रहे हैं तो 30,000 ही आएगा, वो तो 50,000 भी हो सकता है, 15,000 भी हो सकता है, तो अमाउंट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, there was an old typewriter which had been written off completely from the books. It was estimated to realize as ₹400. It was taken away by Priya at an estimated price less than 25%। मतलब एक पुराना टाइपराइटर था, ये हिंदी में टंकड़ का मतलब होता है टाइपराइटर था, जो कि पूर्ण रूप से लेखा पुस्तकों में अपलिखित कर दिया गया था, मतलब रिटन ऑफ कर दिया। इसका अनुमानित वसूली मूल्य 400 रुपए था। मतलब जो एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली जाती है वो कितनी निकली, 400 रुपए। लेकिन इसको प्रिया द्वारा अनुमानित मूल्य से यानी 400 रुपए से 25% की छूट पर खरीद लिया गया। यानी जब हम सॉल्व करेंगे तो बताऊंगी ये उसका जो एक एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली गई वो कितनी थी, 400 रुपए, लेकिन उसको 400 रुपए पर नहीं लिया गया, 400 रुपए का 25% की छूट पर लिया गया। जब सॉल्व करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे। उसके बाद में एक नंबर 5th पॉइंट दिया गया है, देयर वर 100 shares for ₹10 each in Star Limited acquired at a cost of
2000 which had been written off completely from the books. These share are valued at rupees 6 each and divided among the partners in their profit sharing ratio. ठीक है, मतलब बोला जा रहा है कि 100 रुपए का शेयर है, 10 रुपए प्रत्येक को स्टार लिमिटेड ने 2000 रुपए की कीमत पर अधिग्रहित किया गया है. इस अधिग्रहित का मतलब होता है यहाँ पे कि एक्वायर करना. ठीक है, उसके बाद जिसको लेखा पुस्तकों में पूर्ण रूप से अपलिखित कर दिया गया. इन अंशों का मूल्यांकन 6 रुपए, यानी ये जो 10 रुपए है, 10 रुपए ना होकर मूल्यांकन कितने से हो रहा है, 6 रुपए प्रत्येक के लिए साझेदारों के मध्य उनके लाभ विभाजन में बांटा गया. यानी जो भी पार्टनर्स हैं, शायद 2 पार्टनर दिए गए हैं क्वेश्चन में, हाँ 2 पार्टनर्स दिए गए हैं, उन 2 पार्टनर्स में बांट दिया जाएगा. चलो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, मतलब जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं. डेट नहीं है तो हम फर्स्ट सेकंड करके डालेंगे. तो पहली जो जर्नल एंट्री करेंगे, पहली वाली पढ़ लेते हैं. देयर वाज एन ओल्ड फर्नीचर इन द फर्म ऑफ विच हैड बीन रिटन ऑफ completely in the books. This was sold for rupees 3000. अब आप एक चीज सोचो, मैंने आपको एक इसका सरल तरीका बताया था करने का. मैं हर क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले वो वाला फॉर्मूला आपको बता देती हूँ जिससे आपको याद रहे और आपके क्वेश्चन में मिस्टेक ना हो. जब भी ऐसा हो कि फर्नीचर बेचा जा रहा है, फर्नीचर सेल किया जा रहा है, अगर आप खुद सोचो, अगर फर्नीचर सेल किया जा रहा है, इसका मतलब जो फर्म है उसको पैसे रिसीव होंगे, मतलब उसको अमाउंट रिसीव होगा. और जब भी फर्म को कुछ रिसीव हो रहा होता है तब रियलाइजेशन अकाउंट हमेशा क्रेडिट हो रहा होता है, और जब भी फर्म पे कर रही होती है उसमें डेबिट हो रहा होता है. तो यहाँ पर फर्म को रिसीव हो रहा है इसलिए हम इसको क्रेडिट करेंगे. तो हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कितना, 3000. अनरिकॉर्डेड फर्नीचर सोल्ड. एंट्री नंबर सेकेंड, एक बार सेकेंड ट्रांजेक्शन पढ़ लेते हैं. आशीष एन ओल्ड कस्टमर, ठीक है, whose amount account for rupees 1000 was written off as bad in the previous year paid 60% of the amount. ठीक है, बैड डेट्स था आपका, मतलब आपको लगा था कि वो अब वापस नहीं आएगा, बट अब वो इस साल में रिकवर किया जा रहा है. तो मतलब वही सेम चीज है, सेम जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि आप फर्म क्या है, रिसीव कर रही है. अगर फर्म रिसीव कर रही है तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा. तो आप एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. अमाउंट लिख लेते हैं पहले. बैड डेट्स, रिकवर्ड, वही एक बार आपको अमाउंट समझा देती हूँ. आपका ये जो आशीष है इसका अकाउंट था 1000 रुपीज का, 60% की रिकवरी हो रही है. तो आपको रिकवरी कैसे हो रही है, 1000 का 60% अगर आप निकालेंगे तो आपका निकल कर आएगा 600. ठीक है, 600 की रिकवरी आपको हो रही है. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट की साइड. नेक्स्ट वाले में क्या बोल रहे हैं कि पारस एग्री टू टेक ओवर द फर्म्स गुडविल नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट अ वैल्यूएशन ऑफ रुपीज 30,000. ठीक है, नंबर थर्ड.
अब देखो इस वाले में भी उसी वाले कॉन्सेप्ट से समझो कि पारस जो है वो टेक ओवर कर रहा है फर्म की गुडविल को। आप सोचो अगर पारस फर्म की गुडविल को टेक ओवर कर रहा होगा, दैट मीन्स कि पारस फर्म को पे करेगा। और हम बात कर चुके हैं अगर फर्म को पे करेगा यानी फर्म को रिसीव हो रहा है तो रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे पारस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। पहले नरेशन लिख लेते हैं, गुडविल टेक ओवर बाय या अनरिकॉर्डेड गुडविल by पारस 30,000। जो हिंदी मीडियम में बच्चे हैं वो यहाँ पे 3,000 कर सकते हैं, बाकी एंट्री सेम होगी, इसको 3,000 कर लें। नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 4 पर। नंबर 4 में बोल रहा है कि देयर वाज एन ओल्ड टाइपराइटर, एक पुराना टाइपराइटर है, which had been written off completely from the books. It was estimated to realize as rupees 400। एक पुराना टाइपराइटर है जिसकी एस्टिमेटेड वैल्यू निकाली जा रही है, कितने मतलब एक अनुमान लगाया जा रहा है 400 रुपए, बट इट वॉज टेकन अवे बाय प्रिया एट एन एस्टिमेटेड प्राइस लेस 25%। नंबर 4, अब वही सेम जो कॉन्सेप्ट आपने थर्ड वाले में लगाया था, इसमें बस पारस गुडविल को टेक ओवर कर रहा था, यहाँ पर प्रिया टेक ओवर कर रही है पुराने टाइपराइटर को। तो एंट्री सेम होगी, प्रियाज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कैसे निकालेंगे वो मैं आपको अलग से बता देती हूँ। देखो टाइपराइटर की एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है 400 रुपीज, लेकिन इसको लिया कितने में जा रहा है, जो कि एस्टिमेटेड वैल्यू है उसका 25% लेस। तो 400 का जब आप 25% निकालेंगे तो ये निकल कर आएगा आपका 100। ठीक है, इसका मतलब जो टाइपराइटर है पुराना टाइपराइटर, वो कितने में लिया जा रहा है 400 माइनस 100 में, यानी 300 में टाइपराइटर लिया जा रहा है। ठीक है, तो अमाउंट आ जाएगा 300। उसके बाद में एंट्री नंबर 5 नंबर एंट्री में क्या बोला जा रहा है कि देयर वाज 100 शेयर ऑफ 10 ईच इन स्टार लिमिटेड एक्वायर्ड एट अ कॉस्ट ऑफ रुपीज 2000। ठीक है, 100 शेयर है, एक की वैल्यू 10 रुपए ईच है और 200 मतलब 200 शेयर वो हैं जिनकी कॉस्ट कितनी है, सॉरी 200 नहीं 2000, which had been written off completely from the books. These shares are valued at rupees 6 each and dividend among the partner in their profit sharing ratio. ठीक है, एंट्री नंबर 5, प्रिया, दो पार्टनर है जिनका नाम है पारस एंड प्रिया, तो पारस अकाउंट डेबिट, पारस कैपिटल अकाउंट दूसरा प्रियाज कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन। पहले मैं नरेशन लिख देती हूँ, इसके बाद में आपको अमाउंट समझाती हूँ। तो 100 शेयर ऑफ
₹10 each which were not recorded in the book, ये आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो. Takes at 6 each by Paras and Priya. Paras and Priya in the ratio profit sharing. इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसे लिख लीजिए, आगे प्रॉफिट शेयरिंग कर दीजिए. शेयरिंग रेशियो, ठीक है. चलो अमाउंट देखते हैं कैसे निकलेगा. 100 शेयर्स हैं, 6 ईच. अब 10 से तो कोई लेना देना है नहीं, ये 10 से डिवाइड मत करना, मतलब मल्टीप्लाई 10 से नहीं करना है, 6 से करना है. तो 100 इंटू 6 करोगे तो यहाँ पे आ गया कितना, 600. और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कुछ दिया नहीं गया, इसलिए हम इक्वली 300 लिख देंगे. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, कुछ टफ नहीं था. होप आपको समझ आया होगा. नहीं समझ में आया तो मुझे बता देना, हम दोबारा डिस्कस करेंगे. इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं. नंबर 9. ऑल पार्टनर्स विश टू डिसॉल्व द फर्म. वसीम, यासिन अ पार्टनर वांट्स दैट her loan of ₹2 lakh must be paid off before the payment of capital, so the partner, but Amar, another partner, wants that the capital must be paid before the payment of Jasin's loan. You are required to settle the conflict given reason. देखो मैं आपको समझा देती हूँ, एक बार हम हिंदी वाला भी पढ़ लेते हैं. सभी साझेदारों ने फर्म के विघटन की इच्छा व्यक्त की है, मतलब सबने बोला कि डिसॉल्व कर लेते हैं फर्म. यासिन एक साझेदार जिसका 2 लाख रुपए के ऋण को साझेदारों के पूंजी भुगतान से पहले भुगतान चाहता है. मतलब यासिन एक पार्टनर है, वो चाहता है कि उसके 2 लाख रुपए जो कि उसने फर्म को लोन दिया था, वो बाकी सबके पूंजी का जो भुगतान होगा उससे पहले दिया जाए. ठीक है, लेकिन अमर एक अन्य साझेदार पूंजी का भुगतान यासिन के ऋण के भुगतान से पहले चाहता है. बट दूसरा जो पार्टनर है अमर, वो चाहता है कि नहीं, बाकी सबका जो भुगतान हो वो भी उनके यासिन के भुगतान से पहले किया जाए. कारण बताते हुए उनके बीच उपाय का सुझाव दें. देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आते हैं, मतलब थियोरेटिकल क्वेश्चन होते हैं ये. इसमें आपको एक थ्योरी, मतलब अगर आपको पता होगा इन सेक्शंस के बारे में, आपने ये लॉ पढ़े होंगे तो आपको पता होगा. आपकी बुक में एक दिया हुआ है, एज पर सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932. मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, एज पर सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये बोला गया है कि किसी भी साझेदार ने अगर फर्म को कोई ऋण दे रखा है, जैसे यहाँ पे यासिन ने फर्म को 2 लाख रुपए का लोन दिया गया है, तो उस कंडीशन में जब फर्म डिसॉल्व हो रही होगी, जब फर्म समाप्त हो रही होगी, विघटन हो रहा होगा, तो इस मतलब सेक्शन 48 पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत ये बोला गया है कि उसका हक बनता है कि उस ऋण को पहले चुकाया जाए, बजाय कि बाकी सारे जो पार्टनर्स हैं उनके लोन वगैरह के. ठीक है, तो मतलब पहले ये यासिन की बात सही है, यासिन ने सही डिमांड की है कि उसके 2 लाख रुपए का जो उसने ऋण दिया है फर्म को, उसका भुगतान पहले किया जाए. तो अगर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं तो आप इनको बिल्कुल भी छोड़कर मत आना. 2 या 3 नंबर आपके यहाँ पे बिल्कुल पक्के हो जाते हैं, कोई जर्नल एंट्री नहीं करनी पड़ती आपको, और इस तरीके से बहुत आराम से आप अपने 2-3 नंबर पक्के कर सकते हो. मतलब किसी भी और सेटलमेंट से पहले जो मतलब फर्म, जिस साझेदार ने या जिस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया गया है, पहले उसका भुगतान होना चाहिए.
चलो ये तो आज हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। इससे आगे वाले क्वेश्चन नंबर 10 से हम कल सॉल्व करेंगे, वो उसके वीडियो आपको कल मिल जाएगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आती है। वीडियो पसंद आती है तो यार लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हो? वीडियो को लाइक किया करो, अच्छा लगता है, मतलब तभी हमें समझ में आता है कि आपको हमारा काम पसंद आ रहा है। अच्छे से लाइक करो, मतलब कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो मुझे बता दो, और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू सो मच।